डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल प्यारे दोस्तों आप मसीहा की 116 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 117 मुलाहिज़ा फरमाए। लेकिन इससे कबल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें और हो सके तो अपने दोस्तों से भी कहें, और साथ ही वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमन बताया करें कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आपने इसे शेयर किया या लाइक किया या नहीं। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। मैंने फौरन सिर्फ तारीख को जवाब लिखा, बल्कि अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया। मैंने उसे यही लिखा था कि मैं भारत ही में हूँ और बाकी की तफसील तुमसे रूबरू मिलकर ही बताऊंगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सेल फोन रखा और दरवाजे की जानिब मुतवज्जा हुआ। यस कम इन। दरवाज़ा खुला और रचना अंदर आ गई। उसने हस्बे साबिक चुस्त और सेक्सी सा लिबास पहन रखा था। बाल शानों तक झूल रहे थे। अजीब बात थी, इस वक्त मुझे इसमें कोई कशिश महसूस नहीं हुई, अगरचे उसने उसका पूरा एहतमाम कर रखा था। लेकिन इस वक्त मेरे दिलो दिमाग पर हुमैरा समेत कुछ और मसाइल सवार थे। मैं संजीदा था। रचना मटकती चाल के साथ मुस्कुराती हुई मेरे करीब आकर सोफे पर बैठ गई। क्या बात है, काफी सीरियस दिखाई दे रहे हो? उसने अपनी कुशादा और दिलकश आंखों से बागौर जैसे मेरा चेहरा पढ़ते हुए पूछा। मेरे साथ ही मुश्किल में है, मैंने कहा। ओह कैसी मुश्किल? मैंने उसे रूमी के मुतालिक बताया और तारिक की मेल के बारे में भी। इसे बताना तो चाहिए था कि वो किस होटल में मुकीम है, रचना ने कहा। अभी उसने ये जरूरी नहीं समझा होगा। जाहिर है उसे भला क्या पता कि मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में हूँ। तुमने जवाब तो लिख दिया। मेरा ख्याल है वो अब यह जान लेने के बाद बराह रास्त तुमसे फ़ोन पर बात करेगा। यकीनन मैं उसी की कॉल का मुंतजिर हूँ, मैंने कहा। यूं कमरे में ज़रा देर के लिए खामोशी छाई रही। फिर रचना बोली, चाय का मूड तो होगा, निशिस्तगाह में चलकर पियोगे या इधर ही मंगवा लूं? इधर ही मंगवा लो, मैंने कहा। रचना उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद लौट आई। चंद मिनटों बाद हम चाय पी रहे थे। इस वक्त मेरा दिलो दिमाग अनगिनत सोचों में घिरा हुआ था। तारिक, रूमी और हुमैरा की सोचों ने मेरा दिमाग शल कर डाला था। कभी दिल करता कि तारिक की कॉल आती रहेगी, क्यों ना भी मूरत होटल का रुख करूं और हुमैरा का दीदार कर लूं। एक अरसा ही तो बीत चला था उसे देखे हुए। अब जरा देखूं तो उसे, वो कितनी बदल गई होगी। जिस्मानी तौर पर मुझसे दूर रहते हुए उसकी बातों से तो यही महसूस होता था कि वो मुझे अभी तक भुला नहीं पाई थी, बल्कि मेरी तरह यादों में इजाफा ही हुआ होगा। तड़प मजीद सवा हो गई होगी। कैसा महसूस करेगी वो जब अचानक मैं उसके सामने जाकर उसे हैरान कर दूंगा। उसे तो शायद अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आएगा। लेकिन क्या मुझे उससे मिलना चाहिए, उससे रब्ता करना चाहिए? जबकि बकौल तारिक के वो रूमी की वजह से एक इजाफी परेशानी और तशवीश में मुब्तला था। उसे किसी साथी की जरूरत महसूस हो रही थी। तारिक जैसे प्रोफेशनल आदमी का मेरी जरूरत महसूस करना कोई मानी रखता था? साफ जाहिर था कि दुश्मन उसके खिलाफ रोज बरोज खेरा तंग कर रहे थे। मैंने गौर किया और उस नतीजे पर पहुंचा कि पहले तारिक से रब्ता होना चाहिए, ताकि एक तो उसके मोराल में इजाफा हो, दूसरा ये कि हम दुश्मनों का कला कमा करने समेत रूमी को भी मिलकर तलाश करने की कोशिश करें। रही हुमैरा तो बकौल उसके वो अभी 5 रोज तक भारत ही में थी। मैंने रचना को अलबत्ता हुमैरा के बारे में कुछ बताना जरूरी नहीं समझा था और खुद ही नेट पर मूरत होटल के बारे में चेक किया। होटल शहर के कल्ब में मसरूफ तरीन शाहराह पर वाक़ था। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने मैप पर उसका पता ज़हन नशीं किया। ऐसे में दिले बेइख्तियार ने चाहा भी कि इसी वक्त होटल की इंतज़ामिया को फ़ोन करके हुमैरा के बारे में दरियाफ्त करूँ, इसे 2 घड़ी बात ही कर लूँ, उसके मुतरन्नम लहजे की आवाज़ और मिठास अपने अंदर भर लूँ। मगर फिर कुछ सोचकर इरादा मुलतवी कर दिया। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचने लग गए हो यहाँ आकर? मुझे मुसलसल खामोश और सोच में गलता पाकर रचना ने मुझे टोका। मैंने संजीदगी से कहा, जाहिर है हम मिशन की इब्तदा करने वाले हैं। अब इसके लिए कोई मरबूत और मुनअज़्ज़म हिकमत अमली तो तैयार करना ही होगी। वो तो तकरीबन तैयार हो चुकी, रचना बोली। वो कैसे? मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से घूरा। तारिक से तुम्हारा राब्ता बस समझो होने ही वाला है। हम उसी की तरफ चलेंगे या फिर उसे यहाँ बुलवा लेंगे? उसे हम यहाँ नहीं बुलवा सकते, दुश्मन उसकी खात में है, मैंने फौरन कहा। ठीक है, हम चले जाएंगे उससे मिलने। इसके बाद ही हम तारिक से तमाम हालात सुनकर कोई आइंदा की मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ठीक कहा तुमने। अब हमें हाथ पर हाथ धरे बैठकर तारिक की कॉल का इंतजार करना होगा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा तो एक दिलनशीं मुस्कुराहट से बोली, मायूस होने की जरूरत नहीं, वो जल्द ही राब्ता कर लेगा तुमसे। ईमेल तो पढ़ता ही रहता होगा वो। तुम उसे अपने सेल फोन के अलावा यहाँ का लैंडलाइन नंबर भी दे देते।
मैंने इसी पर इक्तिफा किया। मेरी तबीयत बेचैन थी, एक डेडलॉक सा लगा महसूस होता था। मैं जल्द से जल्द तारिक से राब्ते में आना चाहता था ताकि मिशन को फैसला कुन मोड़ तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ सकूं। शर्त यही थी कि वो अब मेरा ईमेल जल्दी देख ले, वरना ईमेल कौन इतनी जल्दी देखता है। इसके लिए कम से कम 24 घंटे भी इंतजार किया जा सकता है और कई दिन भी। मुमकिन था कि आजकल के हालात के मुताबिक तारिक भी मेरी तरह जल्दी जल्दी ईमेल देख लेता हो। क्या किया जाए? मैं कई उलझी हुई सोचों में घिरा रहा। मुझे बिल्कुल खोया हुआ पाकर रचना भी खामोशी से उठकर चली गई थी। ताहम उसने कह दिया था कि वो इधर ही है और मैं उसे किसी भी वक्त बुला सकता हूँ। अच्छा ही हुआ वो चली गई। उसकी मौजूदगी को इस वक्त तो मैं कम अज कम मिसफिट ही महसूस कर रहा था। बिलखुसूस इस वक्त मैं तन्हाई चाहता था। मेरा दिल बेचैन था। मेरा ध्यान बार बार अपने सेल फोन की तरफ जाता था कि क्या खबर तारिक ने मेरी ईमेल जल्दी पढ़ ली हो। मैंने वक्त देखा, शाम हो चली थी। मुझे इसी तरह बैठे बैठे रात हो गई। 8 बज गए। तारिक की कॉल नहीं आई। ईमेल बॉक्स भी चेक कर डाला, कोई जवाब नहीं, कोई नया पैगाम नहीं। मुझे कोफ्त होने लगी और चिड़चिड़ा भी होने लगा। दिलो दिमाग की बेचैनी ज्यादा बढ़ने लगी तो कमरे में टहलने लगा। इसी वक्त सेल फोन की बेल गुनगुनाई और मेरा दिल मुसर्रत से यकबारगी जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब स्क्रीन पर नजर पड़ी तो ओस पड़ गई। जसवंत राय की कॉल थी। जी जनाब, मैंने सेल कान से लगाते ही अजराहे एहतरामन कहा। क्या बात है? रचना बता रही थी कि तुम शहर जाके ठप हो गए हो। दूसरी जानिब से जसवंत राय की आवाज उभरी। मुझे उसकी बात नागवार गुजरी, मगर जब से काम लेते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं राय साहब। रचना बता रही है कि तुम जाम हो गए हो और तुमसे कोई आगे की हिकमत अमली तय नहीं पा रही है। ये उसने कैसे कहती? मैं कुछ तल्खी और हैरानी से बोला, क्या उसने आपको नहीं बताया कि मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा हूं? बताया था। कहते उसने तारिक के ईमेल वाली बात दोहरा दी। लेकिन डॉक्टर सैफ, इस तरह के ईमेल वाले राब्तों में बहुत ताखीर भी हो सकती है। तुम्हें चाहिए कि नरेश की बताई हुई मालूमात के मुताबिक फौरन इन दोनों मज़कूरा अस्पतालों और इनके खुफिया ठिकानों में जाकर शंकर शांकिया का सुराग लगाने की कोशिश करो। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो मरदूद है किस ठिकाने पर, मेरे आदमी पर लगाकर वहां तक पहुंच जाएंगे। यकीनन, मैंने जैसे तल्ख घूंट सा हल्क से नीचे उतारते हुए कहा, मैं आज की रात अपने साथी की कॉल का इंतजार। कॉल तो तुम्हें वसूल हो ही जाएगी सैफ। दूसरी जानिब से जसवंत राय ने मेरी बात काटते हुए कहा, तो कोई मसला नहीं, और अगर कॉल नहीं आई तो तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। मेरा ख्याल है रचना के साथ तुम इसी वक्त निकल जाओ। आपकी बात काबिल गौर है, मुझे यही करना पड़ेगा। मैं इसी सोच में उलझा हुआ था, आपने मुझे हल्का कर दिया। बिल्लाखिर मैंने कहा, गुड, मैं रचना से बात कर लेता हूं और तुम दोनों निकलने की तैयारी करो। किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें अमजद और नारायण फौरन मुहैया कर देंगे। ठीक है जनाब, शुक्रिया, मैंने कहा और दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़ता हो गया। मैंने सेल फोन बंद करके अपने होंठ खींच लिए। कोया रचना अब तक के बीते हालात की पल पल की खबरें जसवंत राय तक पहुंचा रही थी। मुझे उसकी हरकत पर गुस्सा तो आया, मगर जरा वसी नजरी से गौर किया जाता तो मुझे रचना का इसमें कोई कसूर महसूस नहीं हुआ। जरूर उसे यह हदायत जसवंत राय ही से मिली होगी जो रचना ने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। रचना दोबारा आन धमकी। मैं तब तक उसके हवाले से अपनी तलखी को थपक थपक कर सुलाने की कोशिश कर रहा था। क्या प्रोग्राम है? उसने पूछा। बस निकलेंगे अभी, मैंने जवाब में कहा। गुड, आई एम रेडी। कुछ संभालना है? मेरा मतलब है असलहा वगैरह। मुमकिन हो सके तो मुझे भी अपनी हिफाजत के लिए कुछ छोटा मोटा पिस्तौल दिलवा दो, ज्यादा भारी नहीं हो, मैंने कहा। जवाबन वो मुस्कुरा दी। मुझे तारिक पर गुस्सा आने लगा। जब हालात इस नहज पर थे तो उसे फौरन ईमेल चेक कर लेना चाहिए था, लेकिन अब इंतजार जैसी कोस से गुजरे बिना चारा भी नहीं था। अच्छा हुआ कि मैं और रचना पाली हिल्स से निकल आए थे। जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था कि रात में पाली हिल्स के मनाजर देखने से ताल्लुक रखते होंगे, ऐसा ही था। दूर और नजदीक दो अतराफ से साहिल तक टिमटिमाती रोशनियों की कहकशां सजी हुई थी। बहरी जहाज और बोट्स पानी की बेकरार सतह पर तैरती दिलकश आबी परिंदों का सा मंजर पेश करती थी। तीसरी जानिब शाहराहें थीं और इनके जलवों में इलेक्ट्रिक पोल्स के बल्ब रोशन थे। चौथी सिम्मत सन्नाटा और वीरानी का राज था। हम शाहराहों की जानिब महवे सफर थे। जल्दी शहर जाने वाली शाहराह पर आ गए। कार अब भी रचना ही ड्राइव कर रही थी। इसने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे एक हल्की सतह का मगर कारआमद पिस्टल दे दिया था। अपने पास भी यकीनन उसने रखा होगा, बल्कि उसके अलावा भी हथियार उसने रखे होंगे। सरे दोस्तों, मुझे उसके पास एक ही हथियार पावरफुल नजर आ रहा था, जो शायद ये आखिरी ऑप्शन के तौर पर एटम बम की तरह इस्तेमाल करती होगी।
वो था उसका हुस्न शबाब। मेरे ये कहने की एक वजह थी, रास्ते में जिन लोगों की भी उस पर नजरें पड़ती थीं वो दोबारा उसे देखने के लिए गर्दन मोड़ते थे या ऊंची जरूर कर लेते थे। ऐसा ही एक शाखसाना पेट्रोल पंप पर हुआ। यह पेट्रोल पंप शहर में दाखिल होने वाली शाहराह के बिल्कुल शुरू ही में था। वहां सुपर स्टोर भी था। फ्यूल डलवाने के बाद रचना को कुछ जरूरी चीजों की जरूरत पड़ गई। उसने कार उसी सुपर स्टोर के करीब रोक दी। मुझे भी उसने उतरने को कहा था, जबकि मुझ पर जाने क्यों उदासी सी सवार थी। तुहन करहन ही मैं भी कार से उतरा। हम शीशे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जवान मर्द ही नहीं, उमर रसीदा भी अपनी आकबत खराब करने में लग गई। वो रचना को बार बार घूरे जा रहे थे। रचना के लिए जैसे यह मामूल की बात थी। वो बेपरवाह अंदाज में स्टोर के मुख्तलिफ कोचों में फिरती रही और मुझे भी साथ लिए रखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जसवंत राय को भी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हसीनो जमील लड़की मेरे साथ कर दी। दफतन जिस वक्त वो बेस के कैन वगैरह खरीद रही थी तो मैं एक शख्स को देख कर चौंका। वो मेरा आशना तो नहीं था, अलबत्ता वो रचना को जरूर घूरे जा रहा था। अब तक ये मंजर मेरे लिए आम ही हो चुका था, लेकिन जाने क्यों मुझे उस शख्स से मुतालिक अजीब किस्म की खटक लग गई। उसके देखने का अंदाज आम सा नहीं था। भाई एकदम मोहतात हो गया और रचना से थोड़ा फासला कम करने लगा कि अगर उसने रचना पर हल्ला बोला भी तो मैं उसकी मदद के लिए कुछ कर सकता या कम अज कम भाग ही सकता था। वो आदमी भी चल पर देखता देखता उसकी जानिब खिसकता हुआ आने लगा और मैंने मौका ताक कर शेल्फ पर ही अपनी नजरें गाड़े रखते हुए रचना के कान के करीब सरगोशी कर डाली। एक आदमी तुम्हें घूर रहा है, होशियार या खतरनाक मालूम होता है। अपना फर्ज अदा करके मैं थोड़ा दूर हो गया। रचना ने मेरी बात जैसे सुनी अनसुनी कर डाली थी, जैसे उसने मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं थी। मुझे इस पर गुस्सा तो आया मगर पी गया। वो आदमी अब रचना के बिल्कुल करीब आ गया था और उसी दौरान उसने मुझ पर भी नजर डाली थी। वो मुझे अच्छे कुमाश का मालूम नहीं हो रहा था। लंबा चौड़ा कद था और जिस्म भी कसरती था। उम्र उसकी खासी लगती थी, सरगंजा था। रंगत खालिस इंडियन जैसी सांवली थी। उसने टी शर्ट और नीचे टाइट जीन्स पहन रखी थी। वो इंडियन फिल्मों का कोई विलन ही महसूस हो रहा था। हाय हन, तुम कहाँ अचानक खिसक गए थे? अचानक ही जब वो शख्स रचना के करीब आने की कोशिश में था कि एक मुतरन्नम सी निस्वानी आवाज उसके अक्कब से उभरी। मैंने एक सांवली मगर पुरकशिश से नो उम्र हसीना को उसकी जानिब बेचैनी से बढ़ते देखा। उस आदमी ने नहायत ही कसीरी नजरों से हनी का शार्ट कट हन बोलने वाले की तरफ देखा और साथ ही उसे घूर कर कुछ कहा तो मैंने कन अखियों से लड़की की कैफियत को यकदम एक उलझन अमेज परेशानी में बदलते महसूस किया और यूं उसने इधर उधर देखने की भी कोशिश की थी। फिर वो वहां से खिसक गई। चंद लोग इस तरफ मुतवज्जा हुए थे, फिर अपनी खरीदारी में मशगूल हो गए। अब मैं इस आदमी को खन ही कहूंगा। वन एक बार फिर रचना की जानिब लपका और तभी मैंने देखा वो रचना के साथ बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो गया था। रचना भी वहीं जाम हो गई। खन ने गर्दन मोड़कर मेरी जानिब देखने की कोशिश की, चाहे वो तसल्ली करना चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं जो करने वाला था वो उसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं था। मैं एकदम साइड में हो गया जहां कुछ खुश खुराक के डिब्बों का चिकने फर्श पर मीनार सा बना हुआ था। मैं इसी की आड़ में चला गया मगर उसके एक दरमियानी रोशन से इस तरफ तकने लगा। दूसरे लम्हे मैंने गौर किया तो हन का एक हाथ बाहर था जो खाली था, जबकि दूसरा हाथ पैंट की जेब में था। वो कुछ फूली हुई लगी। उसने रचना से सरगोशी में कुछ कहा था और रचना ने बेख्तियार अपनी गर्दन मोड़कर थोड़ा सर झुका के उसकी जेब में घुसे हुए हाथ की जानिब भी देखने की कोशिश की थी। इसके बाद ही वो यूं हन के साथ चल पड़ी जैसे मिसमराइज कर दी गई हो। मुझे क्या करना चाहिए, मैंने खुद से सवाल किया। ताकुब मुझे एक जवाब मिला, लेकिन दूसरा जवाब मुझे कान के करीब ही निस्वानी लहजे में मौसूल हुआ। खबरदार, मेरे पर्स में खतरनाक पिस्तौल है। चलते रहो खामोशी से अपनी साथी के पीछे। मैंने चौंक कर देखा। वही हन कहने वाली हसीना मेरे करीब अक्कब में खड़ी थी और उसके हाथ में एक पर्स यूं थमा हुआ था जैसे वो इसमें से कुछ निकालना चाह रही हो। बेहतर होता इस खतरनाक पिस्तौल का दीदार भी मुझे करवा देती। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, शट अप मस्करे कहीं के, चलते रहो। वो जंगली बिल्ली की तरह गुर्राई। अच्छी बात है, मैंने होले से कहा। उसके हुक्म की फौरन तामील कर डाली, मगर इस तरह के मैंने अपना एक पांव दनिस्ता डिब्बों के मीनार के सबसे निचले डिब्बे से टकरा दिया। नतीजे में खिलौना से पहाड़ के ढेर की बुनियाद हिली और वो सब डिब्बे नीचे आ गिरे। हसीना का पांव किसी डिब्बे पर पड़ा और मेरा भी। हम दोनों ही फिसल कर गिरे। लड़की मुजरिबाना अंदाज में चिल्लाई और मैं उसके ऊपर आन पड़ा। पिस्तौल वाला पर्स उसके हाथ से छूट गया था और मैंने मौका ताक कर उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिसने बड़े आराम से गाल पर सहा और चाहती थी कि मैं एक और रसीद कर दूं,
मैं उसके ऊपर से हटकर उठा, मगर उसने भी कमाल फुर्ती का मुजाहिरा किया था। मैं भागने ही लगा था कि उसने मेरी टांग पकड़कर खींच दी। मैं ऊंधे मुंह चिकने फर्श पर गिरा। मेरी पेशानी टकराई और दर्द के मारे हल्क से मेरी चीख निकल गई। इस चोट पर मेरा दिमाग बुरी तरह भन्ना गया था और मैंने लेटे लेटे दूसरी टांग उसके मुंह पर दे मारी। वो बिलबिला कर चीखी। मैं संभाला लेते हुए उठ खड़ा हुआ। सिर्फ एक नज़र इस सांवली हसीना पर डाली जो मेरी तरह चोट सहते हुए तेजी से क्रॉलिंग करती हुई अपनी जमीन बोझ पर की जानिब लपक रही थी। मैं दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी। स्टोर में हड़बोंग इस वक्त से ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई जब उस सांवली हसीना ने अपने पर्स से पिस्तौल निकाल कर मुझ पर गोली चला दी। एक धमाका हुआ, चीखें उभरी, लेकिन मैं तब तक शीशे वाले दरवाजे से बाहर निकल चुका था। अक्के में दूसरा फायर हुआ। इस बार शीशे टूट कर बिखरने की समा खराश आवाजें उभरी। मैं बाहर आ चुका था और मेरी नजरें इस गंजे ग्रांडियल पर पड़ी जो रचना को बज़ाहिर नामालूम तरीके से यरगमाल बनाए अपने साथ एक करीब खड़ी सफेद कार की जाने पड़ रहा था कि उस हुल्लड़बाजी पर वो चौंक कर रुका। रचना को मौका मिला और उसने नहायत बिजली की सी तेजी के साथ अपने दाएं हाथ की कोहनी बड़े जोर से उसके पहलू में रसीद की और यही नहीं, खुद को बचाते हुए वो फिरकी की तरह घूमी और उसकी बाईं टांग की सैंडल की एड़ी गंजे ग्रांडियल के पेट के निचले नाजुक मकाम पर पड़ी। दूसरे वार पर गंजे ग्रांडियल की हालत पतली हो गई और वो घुटनों के बल झूल कर दोरा हो गया। मैं तब तक भागता हुआ उसकी जानिब लपका। वो मुझे अपनी तरफ अंधाधुंध दौड़ता हुआ आते देखकर चिल्लाई, अपनी कार की जानिब दौड़ो। मैं वहीं ही से बिना रुके घूमा और कोस बनाते हुए कार की जानिब भागा। जरा ही देर बाद हम अपनी कार में थे। ड्राइविंग सीट उसने संभाली थी। अगले लम्हे कार हवा से बातें करने लगी और हाईवे पर आकी। हमारा ताक्कुब हो रहा है, रचना ने सरसराते लहजे में कहा। मैंने गर्दन मोड़कर अक्कम में देखा। एक स्याह कार हमारी जानिब आंधी तूफान की तरह चली आ रही थी। चिंता मत करो, ये हमारा शिकार है, रचना दोबारा बोली। उसका हसीन चेहरा इस वक्त जोश से सुर्ख हो रहा था। लेकिन वो गंजा ग्रांडियल कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा असल शिकार वही हो? मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। वो भी इसी कार में मौजूद है, वो बोली। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ और उसे पहचान कर ही मैंने जानबूझकर स्टोर कर रुक किया था। उसका नाम राठौरी है। ये शंकर चांकिया का खास आदमी है। रचना के इस इंकिशाफ पर मेरे रगों में यकलख्त खून की गर्दिश तेज हो गई। रचना के इस इंकिशाफ पर मैं कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। इसका मतलब था कि शंकर चांकिया भी अपने दीगर गुमाश्तों के साथ बराह रास्त हमारे मुकाबले आ चुका था। गोया मुकाबला सख्त हो चला था। कहाँ खो गए? हमारा ताक्कुब जारी है। अचानक रचना की बात पर मैं बुरी तरह चौंक कर बोला, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, भगा ले चलो कार। मैं राठौरी को छापना चाह रही हूं। कौन से रसाले में? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। क्या? रचना उलझ गई। मेरा मतलब है कैसे? ये राठौरी तो पूरा देव है, मुझे इसी देव पर ही काबू पाना था, मगर तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। रचना के लहजे में शिकायत थी। मुझे एक नागवार सी हैरत हुई। इसकी जानिब घूर कर बोला, ये क्या? मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, वरना तो तुम्हें अखबार ने लिपटे पिस्तौल के जरिए पंप के सुपर स्टोर से ले चला था और इसी हड़बोंग ही से तुमने फायदा उठाया था। ये काम मुझे यूं ही करना था। मगर जरा मौका और तसल्ली के साथ वो बोली। साथ ही उसकी मुश्ताक निगाहें बैक व्यू और साइड मिरर पर भी पड़ती जा रही थी। मैंने भी देखा था एक कार मुसलसल हमारे ताक्कुब में आंधी तूफान की तरह दौड़ी चली आ रही थी। इसकी चाल इसी पर उलटकर इसे यरगमाल बनाने वाली थी। वो कैसे? मेरे लहजे में हैरत थी। कैसे? क्या मतलब? कहते हुए उसने अपने गुलाबी से होंठ मींच लिए। कार करीब आती जा रही है, मैंने मौजू बतला। चौकस रहो, उसने कहा और यकलख्त अपनी कार की रफ्तार कम करने लगी। सामने मोड़ आ रहा था। उसने तेजी से कार घुमाई और ब्रेक लगा दिए। मेरा दिल जैसे कनपट्टियों पर धड़कने लगा।